नमस्कार। मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। पॉलिटी का यह चौथा क्लास है और इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। प्रस्तावना यूं तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा चैप्टर होने के साथ साथ ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप देखेंगे यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। जब भी हम प्रस्तावना को समझते हैं या जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं और हम एक सामान्य सी गलती कर देते हैं कि जो चीज़ हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, यानी प्रियम्बल को हमको एक एक वर्ड इसका समझ करके पढ़ना चाहिए, इसी को दरअसल हम स्किप कर जाते हैं। आपको भी हो सकता है शुरुआत में ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि मैं इन चीज़ों के मतलब आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यकीन मानिए जब भी आप कोई मौका देते हैं, जब भी कोई आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या जब भी आप इस चैप्टर से जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि इसके अंदर जो वर्ड दिए गए हैं या संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, इनसे ही आधे से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझेंगे और इस क्लास को देखने के बाद में आपका जो प्रस्तावना वाला टॉपिक है, इसको आप दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है और ये एज इट इज़ लिखी हुई है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा लिखा है क्योंकि इसका अपने आप में एक अर्थ है। संविधान के जितने भी मूल्य हैं, संविधान की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं या संविधान भारतीय लोगों के प्रति क्या अपना दृष्टिकोण रखता है, ये प्रस्तावना से पता चलता है, ये प्रस्तावना से क्या प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं उनको जनरली हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसके मूल्य जो हैं इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है संविधान का स्रोत, दूसरा है आपका संविधान का स्वरूप और तीसरा है संविधान के उद्देश्य। ये तीन चीज़ों को संविधान की प्रस्तावना से ही देखा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को देखकर ही इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठें, जिससे कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको मैं बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ, तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। तो इन तीनों चीज़ों में से सबसे पहले हम बात कर रहे थे संविधान के स्रोत के बारे में। पहला प्रश्न आपकी संविधान के जो प्रस्तावना है इसके पहले वर्ड से ही पूछा जाता है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है या किस शब्द से शुरू होती है। तो संविधान की प्रस्तावना को आप देख पा रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से यह प्रस्तावना स्टार्ट हो रही है और यही क्या है? संविधान का स्रोत है, संविधान का पूरा सोर्स है। इस सोर्स का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इसको यहाँ से स्टार्ट किया गया है, हम भारत के लोग, इसका मतलब है भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसने बनाया? भारत के लोगों ने। ठीक है, तैयार किया है, सब लोग इसमें भागीदार हैं और ये भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल अर्थ है या संविधान की जो मूल भावना है वो किस में निहित है? संविधान का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो है भारत के लोग, ये भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब इसके बाद में देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, उनको समझिएगा। कुछ चीज़ें मैंने रेड मार्कर से या रेड इंक से इनको अंडरलाइन किया है और कुछ चीज़ों को मैंने ब्लू इंक से अंडरलाइन किया है। जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना को हम तीन भागों में बांटते हैं, जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित कर देती है। पहला संविधान का स्रोत, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा, हम भारत के लोग। संविधान का स्रोत क्या है? प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, और संविधान का स्वरूप कैसा है, किस तरीके से यह निर्मित किया गया है, इसमें कौन कौन से प्रमुख गुणों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है, किस फॉर्म में इसको बनाया गया है, वो इसका स्वरूप है। तो संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो कैसा है? जो रेड से अंडरलाइन हो रहा है यहाँ पर, इन चीज़ों, इन सभी शब्दों को आप देखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये अलग अलग वर्ड हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये संविधान के स्वरूप को बताते हैं कि हमारा संविधान किस स्वरूप में बनाया गया है। इन चीज़ों का मतलब है, मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जब कोई चीज़ होती है उसका क्या अर्थ होता है? भारत के संदर्भ में अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारा देश है, भारत है, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी जितने भी मामले हैं उनमें निर्णय लेने के लिए कैसा है? स्वतंत्र है। ठीक है, हम
हमने जो है अपने देश को अपने दम पर खड़ा किया है, हमने अपना संविधान जो है अपने दम पर खड़ा किया है, हमने अपने देश को अपने दम पर खड़ा किया है, तो हम कहीं ना कहीं कैसे हैं, हम खुद को ये मान सकते हैं हम किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं हैं, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, हम अपनी अच्छी बुरी चीज़ें खुद समझ सकते हैं। इसी का अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारे जितने भी निर्णय हैं, हमारे जितने भी डिसीजन हैं, उन पर किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। हम अपने निर्णय, चाहे वो आंतरिक हों चाहे बाहरी हों, उन सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमको कोई फोर्सफुली किसी भी निर्णय को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये किसका पूरा जो मैंने बताया कहानी, ये किसकी कहानी है? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है। इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, समाजवादी शब्द आता है, तो समाजवाद एक विचारधारा है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि समाज के जितने भी पहलू होते हैं, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत के जितने भी लोग हैं उनमें समानता की भावना को विकसित करना जो है इस विचारधारा का उद्देश्य है, समाजवादी विचारधारा का। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपने देखा होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जो राज्य होता है या जो भी स्टेट होता है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। अब खुद का रिलीजन न होने से क्या मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को क्या नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने देखा था, भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो दिए गए हैं उसमें हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी वह धर्म मानना चाहता है, जिस रिलीजन को भी वो फॉलो करता है, उसे अंतःकरण से पूरी तरीके से उसको मानने की, उसको फॉलो करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमारा भारत कैसा है? लोकतंत्र की व्यवस्था यहाँ पर है, राजतंत्र यहाँ पर नहीं है। दो शब्द आपने सुने होंगे, लोकतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई राजा होता है और वो किसी भी एक भूभाग का मालिक होता है या किसी देश का वह मालिक होता है, वो उस देश पर शासन कर रहा होता है और उसके बाद में उसकी जो भी पीढ़ियाँ आती हैं, उसकी जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है, चाहे वो उसका पुत्र हो गया या उसके पुत्र का पुत्र हो गया, तो धीरे धीरे जैसे ही पीढ़ियाँ बदलती जाती हैं तो राजा वो है उसी के, कह सकते हैं आनुवंशिक रूप से राजा वही बनते चले जाते हैं। पहले राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो ये राजतंत्रात्मक प्रणाली हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में जो व्यवस्था प्रचलित है वो लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ पर जो भी कह सकते हैं भारत के लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपना लीडर खुद चुनते हैं। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता है इस चीज़ को कि वो अपना लीडर या अपने नेतृत्वकर्ता को चुन सकें। तो यहाँ पर लोकतंत्र की जो है प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, तो ये जो हो गया हम भारत के लोग, ये हो गया सोर्स हो गया संविधान का। ठीक है, कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये है हमारे संविधान का स्वरूप। और जो नीले कलर से आपको दिख रहा होगा, अंडरलाइन हुआ पार्ट जो दिख रहा होगा, ये क्या है? ये बताता है हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, किन मोटिव्स के साथ में हमारा संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा संविधान भारत के लोगों को क्या देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करना जो है संविधान के अंतर्गत बताया गया है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के बारे में बताता है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय। ठीक है, कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इसके बाद में 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी हैं? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। ठीक है, इन स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया, ये इसका उद्देश्य है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या है? ये संविधान के उद्देश्य हैं, मोटिव्स हैं। इन मोटिव्स के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। इसके साथ साथ उनको विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, इसके साथ साथ उनको विश्वास की स्वतंत्रता हो, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता हो, उपासना की स्वतंत्रता हो। ये मोटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा कितने प्रकार की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है प्रस्तावना में आपके में बताई गई है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा का जिक्र किया गया है। व्यक्ति की गरिमा से आप क्या समझते हैं? यानी कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ ये बताता है कोई आदमी कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई किसी भी धर्म से बिलोंग हो,
ठीक है, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति की अपने आप में एक डिग्निटी होती है, हर व्यक्ति की अपने आप में क्या होती है, गरिमा होती है। देश का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान उतना ही है जितना देश के प्रथम नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी डिग्निटी होती है। व्यक्ति गरिमा को बनाए रखने का जो उद्देश्य है, ये भी क्या है, संविधान का उद्देश्य है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता ये सुनिश्चित करना भी संविधान में जो है इसके कह सकते हैं मोटिव्स के रूप में शामिल किया गया था कि हमको क्या करना है, अपने राष्ट्र की, अपने देश की जो भी यूनिटी है, ठीक है, एकता है और अखंडता है, इसको क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक है, बंधुता को भी बढ़ाए रखना है। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के, संकल्प लेकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब है इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इसको लागू करते हैं और इसको आत्मार्पित करते हैं, अपनी आत्मा को इसका अर्पण करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक मतलब है, सेंस है, सारांश है इस पूरी प्रियम्बल का, पूरी प्रस्तावना का। ठीक है, आशा करता हूँ इसके सारे चीज़ों का मतलब, इसके सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ बेसिक फैक्ट्स पर चलते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसे हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना, या जिसको कभी कभी उद्देश्य का भी कह देते हैं, ठीक है, उद्देश्य का या प्रस्तावना एक ही बात है। दरअसल ये प्रस्तावना जो थी, इस पर किसका प्रभाव है, या कह सकते हैं ये कहाँ से ली गई है, वो इसका जो कह सकते हैं इसका एक सोर्स है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन रूप से प्रस्तावना जो है ये किसका अंश है, किस चीज़ से इसको लिया गया है, ठीक है, भारतीय संदर्भ में। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित होकर के ली गई है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया था, कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य प्रस्ताव के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अब जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं समझेंगे कि भाषा, भाषा मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये भाषा की बात नहीं हो रही है। संविधान का भाषा का मतलब आप समझ सकते हैं शैली, किस तरीके से इसको लिखा गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो एक शैली होती है, उसका एक फॉर्म होता है, तो उसी रूप में भाषा के संदर्भ में बात हो रही। तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखेंगे, भाषा का मतलब कोई हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये भाषा का मतलब नहीं है। यहाँ पे भाषा का मतलब है प्रस्तावना की जो शैली है, जिस तरीके से इसको लिखा गया है, ये भाषा की बात कर रहे हैं हम। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जबकि प्रस्तावना भारतीय संविधान में होनी चाहिए ऐसा प्रावधान यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में अलग अलग न्यायविदों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग इसके संबंध में कुछ उक्तियां कही हैं, कोटेशंस कही हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला ने कहा था, और ये एक प्रसिद्ध न्यायविद थे। ठीक है, न्याय से संबंधित व्यक्ति थे। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा है प्रस्तावना के बारे में, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों के विचार के रूप में उल्लिखित की गई है। संविधान की राजनीतिक कुंडली, इसको किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, K.M. मुंशी ने। ठीक है, संविधान की आत्मा एवं हृदय प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इस पॉइंट पर एक क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन होती है। जब भी हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सिमिलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर से कैसे, इससे सिमिलर एक प्रश्न और आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और यहाँ पे भी सेम वर्ड यूज़ किया गया है, संविधान की आत्मा। तो कभी कभी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप याद रखेंगे कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा संविधान का कुंजी नोट, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था, ये अर्नस्ट
बार करने कहा था। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के कुछ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अब प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्ट्स को देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इस अध्याय को शुरुआत करते ही मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रस्तावना बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, और उसका अब यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को। तो भारत शब्द कितनी बार यूज हुआ है? ये स्टार्टिंग में पहली लाइन ही जब हम पढ़ते हैं तो आपको 2 बार भारत शब्द देखने को मिलता है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। न्याय की जो बात की गई है, भारतीय की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जिस न्याय की बात की गई, तो न्याय शब्द जो है वो किस चीज़ से प्रभावित होकर के प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो न्याय शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये रूस की क्रांति से लिया गया है। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी तो वहाँ से न्याय की जो अवधारणा है उसे प्रस्तावना में शामिल किया गया है। वहीं एक और चीज़ आपने प्रस्तावना में पढ़ी थी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी बंधुत्व की जो भावना है जो कि हमारे बीच में आपस में होनी चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ठीक है, 1789 टू 1799, ठीक है, ये हुई थी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, ये यहाँ से प्रेरित है। इसके बाद में कुछ प्रमुख वाद हैं जो कि प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। स्पेशली यहाँ से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है 1973 का, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्रमुख रूप से 2 वाद यहाँ पर देखे जाते हैं, और आपके वनडे एग्जाम क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इनसे प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बेरूबारी संघवाद, ये जो मामला है ये 1960 का मामला है। हालांकि इनके बारे में ये क्या था, इनकी पीछे की कहानी, वो कभी हम, जैसे अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो इसकी पूरी कहानी भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको क्योंकि समय कम है तो उसी तरीके से केवल जो जो चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है इन दोनों चीज़ों को समझने का वो ये क्या है कि बात संविधान की प्रस्तावना के बारे में हो रही है। तो ये 2 वाद ऐसे थे जो किससे रिलेटेड थे? संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड थे। तो बेरूबारी संघवाद जो कि 1960 का मामला था, इसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरूबारी संघवाद में ये कहा गया था न्यायालय के द्वारा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। और जब ये संविधान का अंग या संविधान का भाग नहीं है तो इसमें आर्टिकल 368 के तहत किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट या संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेरूबारी संघवाद में प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह संविधान का हिस्सा ही नहीं है। इसके कुछ समय बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद हुआ था 1973 में। इसमें इस फैसले को उलट दिया गया था और न्यायालय ने कहा था कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना को संशोधनीय बताया गया था और यहाँ पर असंशोधनीय बताया गया था। यहाँ पर बताया गया था कि संशोधन नहीं हो सकता है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, और यहाँ पर बताया गया था कि इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही गई थी कि ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे को जो है प्रभावित करता हो, या आप संविधान के जो बेसिक ढांचा है उसका, जो मूल रूप है उसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी और यहां से प्रश्न बन सकता है, तो इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके कुछ समय बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये पहली जो मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे, ये 1976 के बाद में जो है इसमें शामिल हुए हैं। तो इनको चीज़ों को आपको याद रखना है। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे पैट हो, चाहे लेखपाल हो, आरओ एआरओ हो, ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो,
उन एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह क्लास देखने के बाद में अपना जो फीडबैक है वो देना न भूलिएगा, आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो देना न भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।